यस, यही था आइडियल नॉन आइडियल। तो मैं यहीं से आज की क्लास को स्टार्ट कर रही हूं कि मेरी क्लास को इतना पता था, आइडियल सॉल्यूशन हर उस सॉल्यूशन को बोल सकते हैं जो राउल्ट्स लॉ ओबे करती है। और राउल्ट्स लॉ ओबे होने का क्या मतलब है? राउल्ट्स लॉ ओबे होने का मतलब है जितना आपने ऑन पेपर कैलकुलेट किया है वेपर प्रेशर होना चाहिए एक सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का, उतना ही लैब में भी जाके मिले। तो ऐसे केसेस को हम कहा करते थे दे आर आइडियल सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और ये सारा कुछ डिस्कस हो चुका था। शुरू की 3-4 स्लाइड्स रेपिटेशन है, जस्ट टॉपिक को कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद XA, YA, XB, YB आई होप सबको इंटैक्ट है, आज उसी के ऊपर जाना है। उसके बाद नॉन आइडियल बिहेवियर यही है, ये भी हम बात कर चुके थे, पहले 3-4 स्लाइड्स तो हमारी की हुई है कि एक्सपेक्टेड से कम या एक्सपेक्टेड से ज्यादा आई वैल्यू। एक्सपेक्टेड से कम आई तो हम उसको क्या बोलते थे? नेगेटिव डेविएशन। एक्सपेक्टेड से ज्यादा आई तो हम उसको क्या बोलते थे? पॉजिटिव डेविएशन। राइट तो ये नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन का थोड़ा बहुत आपको आइडिया था और क्लास ने ये ग्राफ भी बना लिया था। इसीलिए मैं चांस ले रही हूं कि शायद मेरी स्लाइड्स आज पूरी हो जाएं, क्वेश्चंस कराने हैं बेसिकली मैंने, तो शायद मैं वो जेई वाला हिस्सा एंड में लूं जो मुझे लेना है। बट ये सबके पास था ग्राफ। और क्या सबको ये पता है एक आखिरी लाइन कि जब पॉजिटिव डेविएशन होती है वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड से कम, क्योंकि दोनों उल्टे होते हैं। चलो गुड। इसी तरह से नेगेटिव का मैंने आपको कहा था खुद बनाएंगे, जो थोड़ी देर बाद दिखेगा, आपने वो भी बना लिया था। अब आज मेरे को प्रॉपर स्टार्ट करना है कॉज से कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस का कॉज क्या होता है वो इत्मीनान से समझेंगे। ऑल्दो हम ये समझ चुके थे, स्टिल यहीं से आज मेरे को चीजें पकड़नी है। AA और BB यानी जब ये अकेले अकेले थे, AA और BB जब ये दोनों अकेले अकेले थे उस वक्त इनके इंटरैक्शंस वर स्ट्रॉन्ग। जैसे ही दोनों को मिक्स किया AB के इंटरैक्शंस आ गए वीक हो गए, तो वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा वेपर फॉर्म में आ गए। वेपर फॉर्म में एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ गए तो जी वेपर प्रेशर बढ़ गया। वेपर प्रेशर बढ़ गया, पॉजिटिव डेविएशन डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव होगा और मैं कहूंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ये सारा मैंने लास्ट क्लास में करा के भेजा था आपको। आई होप वी ऑल रिमेंबर दैट। मान लीजिए इथेनॉल और एसीटोन दोनों मैंने अलग अलग लिए। इथेनॉल में क्या है? बहुत बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसीटोन में क्या है? निहायत कमजोर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कमजोर एक्सपेक्टेड टू मतलब कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ओरिजिनली इथेनॉल का वेपर प्रेशर कम होगा और एसीटोन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा। डाइपोल डाइपोल कमजोर हैं, फोर्स तो उन्होंने इतना जोरदार नीचे नहीं रोका हुआ, उन्होंने थोड़ा उड़ने की फ्रीडम दी। बट द मोमेंट आई मिक्स देम, इथेनॉल एसीटोन इथेनॉल, देयर इज नथिंग लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्टिंग। जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि नीचे रोका हुआ था हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने, अब वो भी ऊपर जा पाएंगे, यानी एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर मिल जाएगा। जब एक्सपेक्टेड से ज्यादा वेपर प्रेशर मिल जाएगा तो राउल्ट्स तो खैर गया तेल लेने, यहां क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। जितना हो सके ये याद रखना है, इथेनॉल और एसीटोन इज अ केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का एक केस हुआ। अब मैं दूसरे पे आती हूं। ये सब डिस्कस हो चुका था, सिर्फ मेरे को अभी आपको फ्लो में लाना है, इसलिए बात कर रही हूं। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, लंदन फोर्सेस निहायत वीक। एसीटोन में अगेन आपको पता है डाइपोल डाइपोल। अब वो डाइपोल डाइपोल भी तुमने कमजोर कर दिए। पहले एटलीस्ट एक में तो डाइपोल डाइपोल था, अब इसमें क्या है? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो अगेन किसी को लग, बट इतना समझ आ जानी चाहिए इसके फोर्सेस को भी तुमने उस कैटेगरी के आसपास लाके शुरू कर दिया, वीक कर दिया। वीक हो गए तो वेपर्स बढ़ गए, वेपर्स बढ़ गए तो उसकी वजह से क्या हुआ? एक्सपेक्टेड से वेपर प्रेशर मुझको बड़ा मिला। हेंस आई विल से इट इज केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। इसके बाद में आती हूं एसीटोन और एनहेप्टेन, ये सिमिलर। मैं क्या किया? कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर की जगह में एक और नॉन पोलर उठा लाई, एनहेप्टेन। तो अब पोलर और नॉन पोलर जब मिक्स करोगे इंटरैक्शंस इतनी कमजोर हो जाएंगी, पोलर वाले के बीच में, अब और नहीं याद दिया, ठीक है, पोलर वाले के बीच में तुम नॉन पोलर ला दोगे तो वो और घटिया इंटरैक्शंस हो जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
तो कोई स्मार्ट बैठा है ना यहाँ, वो ये अपने आप सोच लेगा भाई पोलर और नॉन पोलर जब भी मिक्स कर रहे हैं, एंड तो इंड्यूस्ड हो रहा है जो और कमजोर है, पोलर और नॉन पोलर, एंड हमेशा क्या जा रहा है, पोलर इंड्यूस्ड यानी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो वो तो बहुत ही वीक हो गया। बाद के फोर्सेस वीक है मतलब वेपर प्रेशर बाद का बढ़ गया मतलब पॉजिटिव डेविएशन। तो थोड़ा सा ये स्मार्टनेस आपको अब दिखानी होगी जो आपके सामने पॉजिटिव डेविएशन के हैं लाइन से। हो सकता है मुझसे कोई रिपीट भी हो गया हो, तो 8 या 9 नंबर या 7 नंबर होंगे, तो एक आधा मेरे से रेपिटेशन के चांसेस हैं, मिल सकते हैं। तो इस पूरे में अगर आप देखें ये सब के सब किसका सोर्स है या क्या मिलेगा इन सब में मेरे को, पॉजिटिव डेविएशन। तो फिर वही है, नॉन पोलर के साथ पोलर, नॉन पोलर के साथ पोलर, नॉन पोलर के साथ पोलर। देखा जाए तो स्मार्टली आप देख सकते हो कि केस तो वही खेला जा रहा है, एक पोलर ले लो एक नॉन पोलर ले लो, पोलर भी इतना कमजोर हो जाएगा, फोर्सेस इतने वीक हो जाएंगे कि वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से बढ़ जाएगा। इतनी क्लैरिटी आ गई सबको, एवरीवन जी? तुम बताओ दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? बस मेरे को यही था, आप ना पूछते तो मैंने तो आना ही था। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पता है आपको, और कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं, ROH, HOH, वाटर के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि वाटर के पास 2 H हैं जिससे आगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड कर सकता है, मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब तुमने वाटर के सामने ला दिया इथेनॉल, राइट, HOH, ये ऑक्सीजन और ये H दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केपेबल हैं, ये हम जानते हैं। वाटर का क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट होना है पॉसिबल, वाटर का क्यों बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई है 100 डिग्री, क्यों इतना हाई है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। कहां से स्ट्रांग है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, कोई भी नहीं रोका हुआ। तो अगर आप देखो जब वाटर और वाटर के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इन एनी केस बन रही है, अब उसके बजाय वाटर के सामने तुम क्या ला देते हो, वाटर के सामने तुम ला देते हो ROH। अब आप सोचिए इसके O के सामने एक H अल्कोहल का आया, उसके साथ इसकी दोस्ती हुई, अब ये R वाला लाइन तो ब्लॉक हो गई, यहां से तो नो मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक वाटर के सामने दूसरा अगर वाटर था जिसपे 2 H और 1 O, 3 हाइड्रो, और आइस बनती तो 4 बनते हैं, आपको पता है, मतलब टेट्राहेड्रली घेरते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्योर वाटर की बहुत स्ट्रांग होती है। आपने बीच में ला दिया इथेनॉल या मीथेनॉल, उनकी भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपने क्या कर दिया, वीक कर दिया। हर वाटर मॉलिक्यूल के आगे अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल आया, तो इनकी ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, वीक। वाटर से स्ट्रांग नहीं मिलती, तो वाटर और अल्कोहल कोई भी उठा के ले आओ, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वीक हो गई तो इंटरेक्शन कम हो गए, इंटरेक्शन कम हो गए तो वेपर्स, पहले वाटर 100 डिग्री पे बॉईल कर रहा था, अब वाटर के अंदर तुम इथेनॉल डाल दोगे तो वो 100 से पहले ही बॉईल कर जाएगा। ठीक है, खैर पास नेगेटिव डेविएशन सारी क्लास बना चुकी थी। नेगेटिव डेविएशन मतलब बाद के फोर्सेस बहुत स्ट्रांग, बाद के फोर्सेस मतलब AA और BB इंडिविजुअली जो प्रेशर जो फोर्सेस दिखा रहे थे वो तो थे वीक, लेकिन बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वही ढूंढना है। A और B के बीच के फोर्सेस क्या हो गए, स्ट्रांग, तो उन्होंने नीचे रोक लिया। तो अभी तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही इसका कोई एग्जांपल कैसे लाओगे, बट अब हम लेके आएंगे। इन्होंने नीचे रोक लिया, वेपर बनने ही नहीं दिए, तो वो क्या बना मेरा, नेगेटिव डेविएशन, जो आपको ब्लू लाइन से दिखाया गया। ये जो PT है ये क्या है, एट एनी फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, कॉम्पोजिशन, टोटल प्रेशर ओवर सॉल्यूशन ओवर इट्स लिक्विड फेज। एम आई क्लियर? तो अब मेरे पास लिक्विड के साथ जब मैं बात करती हूँ लिक्विड कॉम्बिनेशन, ये सॉल्यूशंस क्या है, अभी लिक्विड चल रही हैं दोनों, तो नेगेटिव में कोई अंदाजा कुछ आप दे सकते हो, क्या एग्जाम्पल लाया जा सकता है? सो अब मैं एग्जाम्पल पहला लाती हूं एसीटोन क्लोरोफॉर्म। इसमें कोई सीधा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, हर एग्जाम्पल में एक आपको एक्सप्लेनेशन मांगना पड़ेगा मुझसे, या फिर टेस्ट में मांगूंगी मैं आपसे।
ये वो सीधे साधे वाले नहीं, सीधे साधे वाले केस खत्म। एक भी केस में या ओवर कॉन्फिडेंटली होके नहीं चलना, ये डिस्कस करने पड़ेंगे। इसलिए लास्ट क्लास में नहीं लिया था ये, चाहे 2 मिनट थे भी कि नहीं, इसके लिए मुझे आप लोग थोड़े ठीक ठाक फोकस में चाहिए। नेगेटिव डेविएशन में मैं केस दे रही हूं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन भी पोलर है, क्लोरोफॉर्म भी वीकली ही सही बट पोलर है, काफी कम होता है डाइपोल मोमेंट क्लोरोफॉर्म का, वेरी वीकली पोलर बट है पोलर। और एसीटोन भी पोलर है, देख लीजिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दिख गया सबको, दिस इज एसीटोन, दिस इज क्लोरोफॉर्म। ये केस एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन कर रखा, और इसके बाद आपका जेईई मेंस एडवांस कहता है एक केस एक्सप्लेन कर दिया ना, अब लगाओ दिमाग। तो ये आपके पास दोनों के दोनों डाइपोल डाइपोल हैं, बाद में भी इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही लगेगा, पहले दोनों पोलर, बीबी भी दोनों पोलर, और उसके बाद एंड में ए बी के बीच में भी डाइपोल 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 इंटरेक्शंस चलेंगे। मेरे को तो बराबर लग रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी तो मैं कुछ बोल पा रही थी। डाइपोल डाइपोल क्लोरोफॉर्म का देखते हैं, CH-Cl3। इसमें 3 क्लोरीन है, तीनों ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अच्छे खासे नेगेटिव है, और ऑर्गेनिक में आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा ही है इसका, क्लोरीन का ठीक ठाक होगा। ये क्लोरीन तीनों इस कार्बन को काफी डेस्परेट बनाए हुए, और इस कार्बन को काफी डेस्परेट जब बना दिया तो उसकी वजह से ये हाइड्रोजन भी ठीक ठाक डेस्परेट हुआ है। डेस्परेट मतलब खाली, कंगाल, इलेक्ट्रॉन खींचे हुए हैं इससे। जब ये हाइड्रोजन खाली कंगाल था, अकेले क्लोरोफॉर्म के कंटेनर में सोचिए, अकेले क्लोरोफॉर्म के कंटेनर में एक क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल, 2 क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल, इसके बीच क्या फोर्सेस हैं? इस H पॉजिटिव ने ढूंढा आपके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि मैं इतना डेस्परेट हूं, मुझे बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई मिल जाए जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त क्या है? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव H, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव O, F या N। जब क्लोरोफॉर्म के एक मॉलिक्यूल ने अगले मॉलिक्यूल पे चेक किया, उसको नहीं मिला, तो दोनों ने क्या बनाया? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब क्लोरोफॉर्म के सामने कौन आ गया? एसीटोन। अब आया क्लोरोफॉर्म के सामने एसीटोन, क्लोरोफॉर्म के सामने कौन आया? एसीटोन। क्लोरोफॉर्म ने फिर अपना डेस्परेट हाइड्रोजन आगे कर दिया। क्या आपके पास कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन? है ऑक्सीजन। एसीटोन में दिख रहा है ऑक्सीजन। तो इस एसीटोन ने क्या ऑफर कर दिया? ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हुई, मैं नहीं कह रही, नोबडी इज क्लेमिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, राइट? तो अब जो एसीटोन का ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन में हाईली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे, पावरफुल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे। अकेले क्लोरोफॉर्म में H के सामने था Cl, लेकिन जब क्लोरोफॉर्म के सामने आप एसीटोन ले आए तो H के सामने कौन आया? O। अट्रैक्शन थोड़े बेटर होंगे, अट्रैक्शन थोड़े ज्यादा होंगे। ज्यादा अट्रैक्शन होंगे तो वो क्या कर लेगा? नीचे रोक लेगा। नीचे रोक लेगा तो वेपर प्रेशर, मैंने सोचा था एसीटोन तो उड़ जाता है। अगर कोई मेरे को कहे ना वाइवा में या छोटे मोटे ट्रिकी क्वेश्चन में, एसीटोन नेल पेंट रिमूवर, वो जैसे ही बॉटल खोलो उड़ जाता है। और अगर आपको चाहिए वो ना उड़े तो उसके अंदर क्या डाल दो? थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म। डाल नहीं सकते, क्लोरोफॉर्म और खतरनाक चीज है, लेकिन अगर मैं उसके अंदर क्लोरोफॉर्म डाल दूं तो एसीटोन भी नीचे रुक जाएगा, क्योंकि एसीटोन का O बंद जाएगा क्लोरोफॉर्म के Cl से नहीं, क्लोरोफॉर्म के H से बंद गया और दोनों को नीचे बैठना पड़ गया। लो जी, मेरे को तो उड़ना था, उड़ने दिया नहीं। तो ये वाले केसेस कोई गेस ही नहीं कर पाओगे आप थोड़े और टाइम बाद, आज की क्लास के बाद। तो ये केस इसी तरह से फिनोल के अंदर मैं एनिलिन डाल दूं। अच्छा, मैं ये मान के चल रही हूं मेरी सारी क्लास को ये पता है फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, एनिलिन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच वीक, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच सबसे स्ट्रांग। ऐसा कुछ शायद लिखा हुआ मिले, नहीं मिले तो मैं लिखवा भी दूंगी। बट मेरा सवाल क्या है, फिनोल का अलग बर्तन लिया कंटेनर, उसमें क्या है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं होगा जल्दी वेपोराइज। एनिलिन का लिया, नहीं होगा जल्दी वेपोराइज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में ही है, लेकिन जैसे ही मैंने दोनों को मिला दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो गई। क्या लॉजिकल रीजन दे सकते हैं? अब मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ होती सबसे ज्यादा स्ट्रांग,
O के साथ हो हाइड्रोजन की सेकेंड नंबर, नाइट्रोजन के साथ हो थर्ड नंबर, बट उसके बावजूद भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि वाटर के पास 2 H हैं। ये एक सवाल सिंपल केमिकल बॉन्डिंग में आ जाता है, HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होते हुए भी बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते, 2 हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है, 2H, 2 H की अवेलेबिलिटी वजह से मॉलिक्यूल के फोर्सेस बहुत बढ़ गए। अच्छा, फिर कोई कहेगा नाइट्रोजन के, वाटर के केस की बात कर रही हूं, नाइट्रोजन के सामने H आया, ठीक है, वो और वीक है मेरे पास। अब मुद्दे पे आते हैं जो क्वेश्चन शुरू किया था। आई होप इतनी देर से मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रही हूं, मेरी ऑडियंस क्वेश्चन समझ गई कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपने कैसे डिसाइड किया तीसरे में 2 H मौजूद हैं एनिलिन में, तो 2 H की वजह से अब ये 2 फिनोल को बिजी करेगा, एक इससे और अब ये एनिलिन अदरवाइज किससे, अब आप बहुत ध्यान से देखना, अभी लिखना नहीं, ये एनिलिन का H, आप कहोगे एनिलिन अकेले में भी तो 2 H थे, राइट? ठीक है, 2 H थे, ये H किससे कंबाइन कर रहा है? O से। ये H किससे कंबाइन करेगा? दूसरे O से। अकेले में यही H किससे कंबाइन कर रहे थे? N से। तो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई? OH वाली। एनिलिन के अंदर 2 H थे और उन दोनों H ने किन 2 को पकड़ लिया? 2 फिनोल को, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे एसर्शन रीजन में कुछ वर्ड्स मिलेंगे, डबलिंग हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ट्वाइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। एक एनिलिन, आप कहोगे वो भी तो 2 एनिलिन के साथ बॉन्डिंग कर सकता था, एग्रीड, लेकिन एक एनिलिन 2 फिनोल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, एक फिनोल तो 2 फिनोल के साथ नहीं कर रहा था। तो यहां ये सोचिए पहले क्या था, एनिलिन और एनिलिन के बीच की बॉन्डिंग थी, सारे इसी लाइन पे, माने सबके सब नेगेटिव डेविएशन वाले हैं। मेरी इच्छा है चौथे को सोचिए मेरे साथ। तीसरा है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और ईथर, राइट? इसमें भी उस H की वजह से इस O में, सॉरी, ये वाला केस मैं आपको बता के आ चुकी हूं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो था ना, वही क्लोरोफॉर्म और ईथर में आ जाएगा, सो मैं रिपीट नहीं करना चाह रही। अब अगेन एक समस्या का केस, नंबर 3 के बाद एनसीईआरटी के केसेस खत्म है, नहीं ये 7th भी एनसीईआरटी में है, सॉरी, बाकी के सारे केसेस एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। सो क्लोरोफॉर्म के सामने बेंजीन, भाई बेंजीन से ज्यादा नॉन पोलर कौन है? कोई नहीं, ये नॉन पोलर और ये वीकली पोलर। लेकिन अब ये बात आप अपने आप कभी गैस नहीं कर सकते थे, ये आपको मतलब पता होनी चाहिए, कोई बताए या आपकी पढ़ी हुई हो, तो पढ़ते हैं पहले फिर नोट भी कर लेंगे। बेंजीन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, घूम रहा है, इट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल। गुड क्या मतलब? 6 इलेक्ट्रॉन दिख तो रहे हैं, क्लाउड तो है, वो देगा नहीं देगा वो बड़ी कहानी है, आपको पता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तो है। तुम इस पे कोई नेगेटिव चार्ज वाली चीज भेज दो, धक्का मार के बाहर भेजेगा, ये न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। जब मैंने क्लोरोफॉर्म सोचा, अकेले क्लोरोफॉर्म में वीक डायपोल डायपोल और अकेले बेंजीन में लंदन फोर्सेस। अब जब मैंने दोनों को मिलाया तो क्या हुआ? इसका H हाईली डेस्परेट, बता चुकी। सामने बेंजीन जो कि लंदन वीकेस्ट फोर्सेस में था, सामने वाले बेंजीन के नेगेटिव सेंटर को देख के ये तो बहुत बढ़िया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो डायपोल डायपोल नहीं, कौन सी बॉन्डिंग पैदा हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लास 11th में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चंस हम कराते थे, हम बीके जायसवाल ना करने को कहते थे, क्योंकि उसमें ये केस आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आप लोग मेरे सामने आ जाओगे कि मैम क्या है मैम, राइट? तो यहां पे मैं क्या देख रही हूं, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ज्यादा नेगेटिव बिहेव कर गए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग हाईली पॉजिटिव लाइक हाइड्रोजन, एनीथिंग हाईली नेगेटिव लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और बेंजीन। वहां बेंजीन दे दे तो सारी ऑर्गेनिक में तुमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर डालनी थी, नहीं दे सकते। दीज केसेस आर स्पेशली डिस्कस्ड ऑलवेज। सो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग आ गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहां बेंजीन उड़ने वाला, कहां क्लोरोफॉर्म उड़ने वाला, हाईली इवेपोरेट हो जाता है। इसीलिए तो इससे इतनी जल्दी मतलब आप जानते हैं कि हम इसकी बॉटल को अगर खुला छोड़ना ही अलाउड नहीं होता, नॉट बिकॉज कि कोई बेहोश हो जाएगा इसको सूंघ के, नहीं, इसके फ्यूम्स तो बनने तय हैं और कोई ना कोई तो इनहेल करेगा। फ्यूम्स बन गए तो इनहेल करेगा, कोई बॉटल को आके थोड़ी इनहेल कर रहा है। सो ये भी ठीक ठाक इवेपोरेट हो रहा था, ये भी ठीक ठाक इवेपोरेट हो रहा था। जब ये दोनों मिल गए, फोर्सेस इतने स्ट्रांग हो गए, क्लोरोफॉर्म भी इवेपोरेट करना भूल गया और ये भी।
आ गई नेगेटिव डेविएशन, तो ये सारे केसेस पता होने चाहिए। अब मैं केस नंबर 7 पे जा रही हूँ। जी जी जी। रेजोनेंस तो है, 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड तो है ही, ठीक है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन का अड्डा तो है। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नहीं है? पूरे हाइड्रोकार्बन में आपने इस पे Cl पॉजिटिव भेजा, आपने इस पे NO2 पॉजिटिव भेजा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपने CH3 पॉजिटिव भेजा, क्या नहीं भेजा, और इस साल फिर भेजेंगे। तो इससे ये तो पता है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तो है। ये कौन सा कोई अपना बॉन्ड तोड़ के दे रहा है? ये तो सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शंस हैं। ये नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन है, डॉट डॉट डॉट। अट्रैक्शन को तो कोई नहीं रोक रहा, तोड़ नहीं पा रहा, इसके साथ जुड़ नहीं पा रहा, पर पसंद तो कर सकता है। ये सोचो, ये है क्या? एसिड। एसिड वाटर में जाते ही क्या करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्या होता है एसिड का बिहेवियर? आप डेविएशन सोचते सोचते ये तो नहीं भूल सकते कि मैंने एसिड दिया है। एसिड का बिहेवियर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब सोचो, एक तो अब की बार वाटर को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कौन इनवाइट कर रहा है? पार्शियल पॉजिटिव H नहीं, पॉजिटिव H। पार्शियल होता है जरा सा, टूट के नहीं आया मैं, मेरे तो पार्शियल है, मैं तो टूट के आ गया, सारी दुनिया जहां छोड़ दी, अब तो तुम्हारे साथ जुड़ना पड़ेगा। या फिर NO3 पे नेगेटिव चार्ज, NO3 पर अभी तक आप हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देख रहे थे जिन पे चार्ज था पार्शियल नेगेटिव। अब मैं आपको एक ऐसा नाइट्रोजन पेश कर रही हूं जिस पे पार्शियल नेगेटिव नहीं है, जिस पे पूरा एक नेगेटिव चार्ज है। इससे बड़ा चार्ज कहां से ला सकते हो? इतना ज्यादा चार्ज स्पीशीज वाटर के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन दिखाएगी, या कह लो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल। कहां तुम पार्शियल चार्जेस में बॉन्ड बना रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड, अब कौन सा चार्ज है? पूरा का पूरा नेगेटिव। सेम क्लियर है? आपको पता है ना, हाइड्रेशन होगा, मल्टी लेयर पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है, कितने वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेंगे? रिमेंबर दैट हाइड्रेशन थिंग। एक नहीं, दो नहीं, गिन नहीं सकते आप, इसीलिए इससे ज्यादा तो कहां ही लेके आओगे नेगेटिव डेविएशन। तो ये चुन के वो केसेस लाई हूं जहां आपको सोचना मजबूरी हो। लास्ट गेस, ये 7th वाला NCERT से उठाया है, बहुत ध्यान से सोचिएगा, पूछा जा सकता है। पता नहीं क्या होगा इसका, मैं खोल के बना देती हूँ, आप लोग सोच पाए। मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसका आंसर देने में, बट यस आपको पता होना चाहिए। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोई बात ही नहीं, कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं। अपने ही जैसे एसिड के मॉलिक्यूल के साथ ये डाइमर तक बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप नहीं था। लेकिन जब होगी नहीं, इसके अंदर तो है। मतलब ये आगे बढ़ेंगे ना हम, जब चैप्टर के एंड तक जाएंगे तो दो तो देखो, किसी भी मॉलिक्यूल में O का सेंटर अलग है, H का सेंटर अलग है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी तय है। दूसरे में H तो है ही नहीं यार, दो कैसे बनाऊंगी? अच्छा, एक वो पूरा बेंजीन आ गया, बिल्कुल सही। हाँ, तो बिल्कुल मतलब फिर उसी को वैल्यू दूंगी, ये तो बहुत कमजोर हो जाएगी उसके सामने, है ना? मैं वैल्यू ही उसको दूंगी, तो फिर तो समझ आ गया, इनमें भी आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसिड का H+ और ये इनमें भी हाईली स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम एज जो मैंने पहले बात करी कि एक डेस्परेट H को आप अब क्या दे रहे हो? एक तरह से पूरा वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, पूरा वो क्लाउड दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काफी स्ट्रांग होगी, तो फिर बैठा रह गया पिरिडिन नीचे का नीचे। तो ये केसेस जब तक आपको याद नहीं है, पता नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन आप खुद अभी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इस डेविएशन से 2 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं उससे, और फिर वापस लौटेंगे। ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है कि अचानक डेविएशन के बाद ये क्या आ गया। एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप, क्योंकि मेरा सिलेबस ही बाइनरी है इसलिए मैं बाइनरी लिख रही हूं, बट अंडरस्टूड है कहीं मैं ना बोलूं तो वो बाइनरी ही है।
binary mixture having same composition in liquid phase as well as in vapor phase. पिछली क्लास की मैं बात करूं तो सबको याद है दो सॉल्यूशन जब मिक्स करते हैं एक्स ए क्या होता है और वाई ए क्या होता है, उसका फॉर्मूला याद है, एक्स बी क्या होता है और वाई बी क्या होता है. चलिए अब ऐसे मिक्सचर को, ऐसी सॉल्यूशन को मैं एजियोट्रॉप कहती हूं जिसमें एक्स ए और वाई ए सेम हो जाए, यानी जितना वो नीचे मौजूद है लिक्विड फेज में उतना ही वो ऊपर मौजूद है. अभी तक आपके सामने ऐसा केस आया नहीं है, आ रहा है. जितना वो नीचे मौजूद है लिक्विड फेज में उतना ही वो ऊपर मौजूद है, दैट इज वेपर फेज. उसको कहते हैं एजियोट्रॉप्स. एजियोट्रॉप ऐसे बाइनरी मिक्सचर्स हैं जिनकी कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज की एज वेल एज वेपर फेज की सेम होती है. मींस एक्स ए इज इक्वल्स टू वाई एंड इट बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इसका क्या मतलब है ये समझना है. इट बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाली बात अभी मैं लेके आऊंगी धीरे धीरे. सच सॉल्यूशंस आर वेरी डिफरेंट, नहीं डिफिकल्ट टू सेपरेट. ऐसी सॉल्यूशंस को बहुत मुश्किल होता है सेपरेट करना. तो लेट मी राइट इट, डिफिकल्ट टू सेपरेट. पहले ये समझते हैं क्या डेफिनेशन लिख दी और टाइप्स का क्या करना है. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट. सबसे पहले मेरे को इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना है, मान लीजिए मैं एक सॉल्यूशन इस राउंड बॉटम फ्लास्क में भर के लाई, दो चीजों की, एक मेरे पास ए है एक मेरे पास बी है, राइट. मुझे पता है यहां पर एक्स ए और एक्स बी, जो भी मेरे को दे रखा होगा मोल फ्रैक्शन निकाल के मैंने रख लिया. मुझे इस सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन पता है. जैसे ही मैं इस सॉल्यूशन को एक फ्लेम पे रखती हूं, किस चीज के लिए, बॉयल, डिस्टिलेशन करने के लिए. डिस्टिलेशन करने का मतलब क्या, दोनों को सेपरेट करना. तो यहां पर किसी एक की जो ज्यादा वॉलेटाइल है उसके फ्यूम्स बनेंगी पहले, उसके वेपर्स बनेंगे, और जो कम वॉलेटाइल है उसके भी बनेंगे. बट आपको पता है डिस्टिलेशन में एट द एंड ऊपर तक कौन पहुंच पाता है, जिसके वेपर प्रेशर जेन्युइनली हाई काइनेटिक एनर्जी वाले होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जिसका अचीव हो गया. यहां मैंने एक डिलीवरी ट्यूब लगाई, इसके चारों तरफ मैंने एक ठंडे पानी का कंडेंसर लगा रखा. ये वाले यहां पर मोल फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, वाई ए और वाई बी. अब ये वाई ए वाई बी इधर से चल के गए और कंडेंसर से निकलते ही ड्रॉप, और यहां मैंने डिस्टिलेट कलेक्ट कर लिया. पीछे रेजिड्यू बच गया और यहां मैंने डिस्टिलेट कलेक्ट कर लिया. मैं कह रही हूं एक ऐसा कॉम्पोजिशन लाई मैं दो चीजों का, ए और बी का, जिनका एक्स ए और एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए एंड वाई बी. यही लिखी डेफिनेशन ऊपर मैंने, यानी एक्स ए और एक्स बी जो रहा होगा यहां भी सेम वाई ए और वाई बी होगा. वेपर्स में कॉम्पोजिशन सेम रहेगी, जितना नीचे उतना ही ऊपर, एक्स ए और वाई ए. इसी को ठंडा करके मैं यहां ले गई तो यहां पे क्या आएगा, वही जो वाई ए और वाई बी वेपर्स में था, ठंडा करके लाओगे तो क्या होना चाहिए था, वाई ए एंड वाई बी, लेकिन इट इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स ए. क्या ऐसे लिक्विड पे कभी मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर भी सकती हूं, नहीं कर सकती. इनको आप कभी सेपरेट नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि एक ये नहीं कि कोई लिक्विड की चॉइस है ना, HNO3 और वाटर की जो एनसीईआरटी में दे रखी है, स्पेशली ये केस HNO3 और वाटर का एक टिपिकल कॉम्पोजिशन है. इतने परसेंट HNO3 जब होगा तब एजियोट्रॉप बनेगा, इतने परसेंट HNO3 इतने परसेंट वाटर, यानी इतना मोल फ्रैक्शन उसमें HNO3 का था, इतना मोल फ्रैक्शन वाटर का होगा, तब ये कहलाएगा एजियोट्रॉप. प्रूफ करने के लिए उसको ले जाऊंगी, यही काम करूंगी. डिस्टिल करके जो मेरे पास आया कॉम्पोजिशन, वो और ये अगर सेम था तो मैं क्या कहूंगी, यस आपने मेरे को एजियोट्रॉप दिया था, क्योंकि मैं इसको अलग ही नहीं कर पाई. लेकिन यही कोई और कॉम्पोजिशन दोगे, सिर्फ डिस्टिल होके वो पहुंचेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, एक डिस्टिलेट में एक लिक्विड पहुंचेगा, नीचे दूसरा बी रह जाएगा. और ऐसे क्वेश्चन लाई हूं मैं, आज तो नहीं, मतलब जो जेई एडवांस वाला पार्ट आएगा उसमें लेके आई हूं कि यहां क्या चीज होगी, जेई मेंस एडवांस वाला, यहां क्या चीज बचेगी, यहां क्या चीज बचेगी, पूछा जाएगा, आपको बताना होगा, या ये बताना होगा. आप डिस्टिलेट ही नहीं कर सकते, ठीक है, डिपेंड करेगा ग्राफ के ऊपर, आपको वहां से पॉइंट ढूंढना है. बट एजियोट्रॉप का मतलब समझ आया कि नहीं. जब कभी एजियोट्रॉप की बात हो, ये डायग्राम सोच लेना,
एंड इनको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहा जाता है। तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है दोनों का, मिक्सचर का। जैसे प्योर लिक्विड बॉईल करता है वैसे ये बॉईल करते हैं, दोनों ने ऐसे बॉईल करने जैसे एक ही है, एक ही जैसा मोल फ्रैक्शन, गए वापस वही मोल फ्रैक्शन। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है एजियोट्रॉप को। यहां तक किसी को कोई इशू तो मुझे बताइए। एनी तो अब ये दो एजियोट्रॉप्स, दो तरह के एजियोट्रॉप्स हैं। एजियोट्रॉप वर्ड कहां से आया? डेविएशन से। डेविएशन कहां से आया? राउल्ट्स लॉ से, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। तो पिछली क्लास में जितना पढ़ा, अब तक जितना पढ़ा, वो सारे को बांधते हैं एक साथ। डेविएशन समझ आ गया हमको, एजियोट्रॉप की तो सिर्फ अभी डेफिनेशन पता लगी है, एक्स ए इज इक्वल्स टू वाई ए, उससे आगे नहीं। उससे आगे अब पहुंचते हैं। ये पॉजिटिव, अभी देखना, अभी बनाना मत, ये पॉजिटिव डेविएशन का कर्व है। अब मैंने नीचे वाले वो नहीं बनाए क्योंकि मैं बात कर रही हूं सॉल्यूशन के प्रेशर की, एंड आई होप मेरी क्लास को पता है दिस इज टोटल प्रेशर विच कम फ्रॉम डाल्टन्स लॉ कि PA प्लस PB करते जाओ और आपको टोटल प्रेशर के डॉट्स मिलेंगे, डॉट्स जोड़े तो ये सीधी लाइन नहीं। अब मैं नीचे का नहीं देखना चाह रही, मैं सॉल्यूशन के प्रेशर की बात कर रही हूं। तो सॉल्यूशन के प्रेशर के लिए लाइन आई, एवरीवन PT एक्सपेक्टेड येलो था और एक्चुअल क्या मिला? बड़ा। तो क्या मैं कह सकती हूं ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ था? अब हम जो ग्राफ बना रहे हैं, आगे आगे आपको जो ग्राफ्स मिलेंगे, अब उसमें ये पहाड़ नहीं ऑब्जर्व करना, हो गया। अब उसमें देखना है ये जो वेपर प्रेशर आपके बड़े आ रहे हैं ना, इसमें एक मैक्सिमा आएगा, सबसे ऊंची चीज। तो अब मैं उतना क्लियर तो नहीं बना पाई, बट दिस इज आई थिंक मैक्सिमा, जो PA से भी बड़ा है, PB से भी बड़ा है। मतलब ग्राफ यूं गया गया और एक पॉइंट था जो मैक्सिमा। आई होप ये मैक्सिमा वर्ड हम सबको पता है। सबसे टॉप वैल्यू जो आई, सबसे ऊंची वैल्यू जो आई, मैक्सिमा। क्या इस मैक्सिमा पे मैं ये कह सकती हूं इन दोनों सॉल्यूशंस को जब तुमने मिलाया, हाईएस्ट पॉसिबल वेपर प्रेशर की वैल्यू यही थी और ये दोनों इंडिपेंडेंट से बड़ी थी? सोच के देखिए, P0A P0B दोनों से ऊपर आया, ऊपर तो आ ही रहा है, लेकिन इन दोनों के प्योर से भी ऊपर आया। ये बात सुनने में जितनी आसान है, क्वेश्चन में लगाने में उतनी जान निकलेगी मेरी। प्योर P0 जो कि ये हाई वॉलेटाइल कंपोनेंट है, दिख रहा है सबको, जिसका प्रेशर ज्यादा है वो कंपोनेंट वॉलेटाइल होता है, जिसका प्रेशर कम है वो कंपोनेंट कम वॉलेटाइल होता है। हाईली वॉलेटाइल कंपोनेंट से भी ज्यादा वेपर्स इसके दोनों के मिला के बन रहे होंगे। यस, इसको कहते हैं मैक्सिमा, हाईएस्ट वेपर प्रेशर। इस वक्त बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? श्रेया, दिशा, अवनीत, इस वक्त बॉइलिंग पॉइंट प्योर कंपोनेंट्स के मुकाबले हाईएस्ट, लोएस्ट या एवरेज? लोएस्ट। भाई जिसका वेपर प्रेशर इतना ऊंचा उड़ गया उसको कितना ही कष्ट करना है, हीट कितना करना है, थोड़ा सा। तो क्या मैं इसको कह सकती हूं ये लोएस्ट बॉइलिंग मिक्सचर था? क्योंकि हाईएस्ट वेपर प्रेशर जैसी कोई टर्म नहीं है, उड़ा रहे हैं आज के बाद से। इसको मैं क्या बोल सकती हूं? लोएस्ट बॉइलिंग मिक्सचर। अब ये लोएस्ट बॉइलिंग मिक्सचर बन गया, मिनिमम बॉइलिंग बोल दूं लोएस्ट के बजाय, चलेगा? जब मैंने ढूंढना चाहा इसकी कॉम्पोजिशन, जरा ध्यान से देखिए, जो भी मेरे को पॉजिटिव डेविएशन में मैक्सिमा मिलेगा और जैसे ही मैं उसकी कॉम्पोजिशन चेक कर रही हूं, यहां ये एक्चुअली इट विल कट दिस एक्सिस एट एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन। ये मैक्सिमा जिस एक्सिस पे आगे नीचे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, जहां मोल फ्रैक्शन किसी एक का दिया, दूसरा तुम्हें निकालना आता है, 0.4 दिया तो मैं 0.6 तो दूसरे का लिख ही लूंगी। तो किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया है, मतलब दूसरे का भी दिया है, जिस जगह ये मैक्सिमा कट कर रहा है वो कॉम्पोजिशन आज के बाद कहलाएगी एजियोट्रॉप। तो जो पीछे बता के आई अब उसको कनेक्ट करती हैं, ये है एजियोट्रॉपिक कॉम्बिनेशन। अगर इथेनॉल 95%, ये एनसीईआरटी से था, लाई हूं डाटा, 95% इथेनॉल और 5% वाटर लिया, उनका मैक्सिमा जो आएगा उसी वक्त आएगा मैक्सिमा, यानी कि 95% इथेनॉल बाय वॉल्यूम विल गिव मी एजियोट्रॉपिक कॉम्बिनेशन। मतलब 95% इथेनॉल जब होगा तभी मैक्सिमा रिसीव होगा। लैब में जाके चेक किया, यस, यानी कि मुझे इथेनॉल का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट चाहिए तो मैं 95% इथेनॉल लूंगी, बाकी बचा हुआ 5% वाटर डालूंगी और पता चलेगा ये क्या बन गया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तुम लगा लो जोर, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर पाओगे।
it will be a constant boiling mixture. Understood? बहुत प्रेशर से पढ़ाया है, बहुत जोर से बोल के पढ़ाया है कि यहां घुसे. ड्रॉ करिए इसको, लिखिए इसके बारे में. जो से पॉजिटिव डेविएशन से मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिलते हैं. कह सकते हैं ये बात? अगेन आपसे ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है. 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास अगर लेते हो, ये एक एजियोट्रॉप है. कौन सा एजियोट्रॉप है? गुरसे है जिसका नाम देना हो. विच एजियोट्रॉप? यस, वेरी गुड. इट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. और वो कॉम्पोजिशन सिर्फ और सिर्फ ये होगी. चेक एवरीवन. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. और भी कुछ लोगों को नहीं मिली. और कितने रह गए प्रभु? ये सभी लोग, ये एनसीईआरटी वाले बच्चे भी जरूर देखेंगे. ये अच्छे क्वेश्चंस में आता है, बोर्ड के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आता है ये. तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, मेरे साथ पढ़ो पहले इत्मीनान से. तो समझते हैं क्या था. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं था, न्यूमेरिकल था. आपको इस क्वेश्चन में एक्स लिक्विड का मोल दे रखा है और वाई लिक्विड का मोल दिया हुआ है 1 और 3, और उनके प्योर के प्रेशर्स भी दे रखे हैं, और उसका पीटी भी दे रखा है. तो कई बार यह समस्या कि सब कुछ दे रखा है, पूछा क्या है? डेविएशन. क्योंकि आपको पता है इसका टोटल प्रेशर कितना आया है, 75 मिलीमीटर एचजी, जो लैब में जाके किसी ने मेरे से दिया है, मेरे को दिया है रियल. लेकिन कितना आना चाहिए था वो तो मैं अभी निकालूंगी राउल्ट्स लॉ लगा के और डाल्टन्स लॉ लगा के. पहले इधर से पी एक्स निकालूंगी, फिर इधर से पी वाई निकालूंगी, इनटू मोल फ्रैक्शन करके पीटी करेंगे टोटल. तो यही काम मैंने किया टोटल प्रेशर निकालने के लिए. एक का मोल फ्रैक्शन अब दिख ही रहा है, 1 और 3 है तो 1/4 और 3/4 होगा मोल फ्रैक्शन. दोनों का प्रेशर आया, ऐड किया. एक्सपेक्टेड आना चाहिए था 70, जो ऑन पेपर हम पिछली क्लासेस तक कर रहे हैं. और इस क्वेश्चन में मेरे को पीटी दे रखा है 75. एक्सपेक्टेड से ज्यादा आया तो पॉजिटिव डेविएशन. अब देखो, चारों करेक्ट, तीनों करेक्ट, 2 करेक्ट. क्या ये आपका बोर्ड का डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है? सारे करेक्ट हो रहे हैं? एवरीवन हो जाएगा? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिखाया, जिसको लग रहा है ये तुम लोगों ने सॉल्व करके देखा है, उनका अंदाजा सा यहां आपको बता देती हूं, आसान रहेगा. कुछ इस तरह से है ग्राफ. अब ये मेरा वेपर प्रेशर है, किसका? ए का. राइट, जिस भी चीज का, ए ही मान लीजिए. ये मेरा वेपर प्रेशर है. तो बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ में अगर ये ए है, ये बी है, तो बॉइलिंग पॉइंट ए की साइड क्या होना चाहिए? ये गिर रहा है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? उठना चाहिए. राइट. एंड्स मीट करते हुए मुझे बताइए, इसका ज्यादा है वेपर प्रेशर, तो टीबी क्या होना चाहिए? कम. किस किस में टीबी कम हो रहा है? 4 ग्राफ्स में, ए बी सी डी. सिर्फ ए और बी में? ये बी, ये ए. पहले तो इस बेसिक को समझिए. अब इसके बाद तुम लोगों ने आंसर मेरे को बी दिया है, क्यों? ए क्यों नहीं? वो 0.4 वाली बात ऑब्जर्व कर ली? बस बढ़िया किया. नहीं ठीक है, यू गॉट द पेन पॉइंट. ग्राफ कुछ ऐसा है. ऐसे क्वेश्चन को तड़ाक से सॉल्व कभी नहीं किया जाता. ये आपके जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं, या नीट में और जेई में कोई अच्छा क्वेश्चन देना चाहे, बेसिक एनसीईआरटी के ऊपर है, बट बहुत इत्मीनान से बिना प्रेशर के सोचना होगा. मुझे ये बताइए, बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1000, राइट, 1000 टॉर या जो भी दे रखा होगा. पहले तो मेरी क्लास को पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है. बेसिक बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है जो प्रेशर, टोटल प्रेशर जो है ना, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर शुड मैच विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और वो इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1000 टॉर. यानी कि जो भी तुम्हारा टोटल प्रेशर, किसका टोटल प्रेशर? सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर जिस वक्त भी आएगा 1000, वो बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो पहले तो मेरे को ये देखना है सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कैसे निकालूं हिट एंड ट्रायल से. पहले मैं 90 डिग्री को पकड़ती हूं. मेरे को 4 टेम्परेचर दे रखे हैं, पहले मैंने 90 डिग्री को पकड़ा. 90 डिग्री पर
और इसमें मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना पॉसिबल है। आपको पता है बेंजीन टॉल्यूइन दे रखा है, बेंजीन का मास दे रखा है टॉल्यूइन का, और इतना तरीके से दे रखा है कि जब आप डिवाइड करेंगे ना 1560 बेंजीन को, उसके मोलर मास से ये 20 आएगा और इसको करेंगे तो 10 आएगा। तो मोल फ्रैक्शन तो आपके लिए बहुत आसान कर दिया। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स है, दोनों के मोल फ्रैक्शन आपके पास इज नॉट गोइंग टू बी बिग जॉब। एक बार ये फिगर देख के घबराहट तो होती, क्या दे दिया। नाउ मैंने 90 डिग्री पे पकड़ा, चेक करते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पर क्लोरोबेंजीन प्योर का प्रेशर कितना है? 200। 90 डिग्री पर बेंजीन का प्रेशर प्योर का कितना है? 1000। तो 1000 को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, 200 को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, और जब टोटल लाओगे तो कितना आएगा? लेट्स सी, 733 है। हिट एंड ट्रायल्स और कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास। तो 733 पे बॉइलिंग होगी ना। 733 जो आया मेरा वैल्यू वो टेम्परेचर की, 733 डिग्री सेंटीग्रेड इज नॉट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी, प्रेशर जो आया उसमें 90 डिग्री इज नॉट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि 90 डिग्री पे प्रेशर इतना आ रहा है और मेरे को बॉइलिंग कब मिलेगी? जब ये 1000 आएगा। अब मैं 1000 की तरफ जाती हूँ। इसको दूसरे मैथमेटिकल तुक्कों से भी कर सकते हैं आप, ये तो हिट एंड ट्रायल किया वो भी है। अब मैं 100 डिग्री पे करूंगी। 100 डिग्री पे अगर आप देखो प्योर का प्रेशर, 100 डिग्री पे प्योर का प्रेशर, एक का तो है 1350 और दूसरे का शायद 300 है बच्चों, इसके बीच में जगह नहीं थी मेरे पास, मैंने लिखा नहीं, 300। तो एक का 1350, एक का 300, पुट करा, मोल फ्रैक्शन से किया, एकदम 1000 आया। यस, बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अपनी कॉपी में करो इस क्वेश्चन। इसके लिए वो वाली इक्वेशन देखो जो उस दिन मैंने राउल्ट्स लॉ में डिराइव करवाई थी तुमको। टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ओनली। उसमें कुछ कॉमन ले लगा के हमने सिंप्लीफाई किया था। मुझे वो वाली इक्वेशन चाहिए। यस, इसे कंपेयर करना होगा। ये मैं बेंजीन और टॉल्यूइन की भाषा में लिख रही हूं, कहीं आप इसको टी को टोटल मत ले लेना। इसीलिए इस चैप्टर में अक्सर सॉल्यूशन के प्रेशर के लिए अब पीटी ना करके पीएस करा जाएगा, क्योंकि टॉल्यूइन बहुत आना है। तो टॉल्यूइन का टी और ये टी, ऐसी कोई इक्वेशन आप ही लोगों ने मेरे को राउल्ट्स लॉ में डिराइव करके एंड में दी थी, देख लो एक बार। क्या आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन गिवन है? उसके नीचे मैं वो लिख दूं जो मेरे पास तब से डिराइव्ड है। मैंने बस टॉल्यूइन और बेंजीन की टर्म्स में लिखा है, इतना क्लियर दिख रहा है। प्योर टॉल्यूइन का प्रेशर तो 90 दे रखा है, राइट। और ये एक्स बी मेरे को एक्स बी की टर्म में, यानी कि 180 इनका सब्ट्रैक्शन है, यही मतलब है इसका। बट अगर मैं एक्स बी को 1 मान लू, एक्स बी 1 है मतलब सिर्फ पी है, सिर्फ बी है बेंजीन, दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं। तो दूसरा कंपोनेंट जब है ही नहीं तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। सिर्फ मैं एक्स बी को 1 मानते ही ये क्या हो जाएगा? बातें नहीं, ये क्या हो जाएगा? एक्स बी को 1 मानते ही ये तो प्योर बेंजीन हो जाएगा। तो प्योर बेंजीन कितना आएगा? 180 प्लस 90। प्योर बेंजीन 180 प्लस 90 आएगा। देख लीजिए, सिंपल मैथमेटिकल चीज लगाई है मैंने यहां पे। इससे मेरे को प्योर बेंजीन का प्रेशर कितना मिल गया? 270, और प्योर टॉल्यूइन का मिल गया। बाकी का क्वेश्चन आप जानते हैं। बाकी तो आपको प्योर प्रेशर मिल गए, मोल फ्रैक्शन मिल गए, निकालो जो पूछा है और जवाब दो। मैं वेट कर रही हूं। इसको जो मैंने यहां करा है अपनी कॉपी में करो। तुम्हें भी लिखने की आदत नहीं पड़ी, आज के बाद पड़ जाएगी। अपनी कॉपी में रिलेट करो जो मैंने यहां लिखा है, फिर मोल फ्रैक्शंस निकालो। देखो 12/20 ठीक है कि नहीं। मैंने किया तो मैंने भी कैलकुलेटर से है, बट बहुत जल्दी जल्दी में किया है। तो 79 है, 78.7 होता है शायद बेंजीन का मोलर मास, इसीलिए मैंने 79 लिखा होगा। बट 78 से भी आप अप्रोक्सीमेटली वहीं आओगे, ठीक है। सॉरी, हाँ आ रही, करो ये। अब देखो क्वेश्चन 9 तुम लोगों के लिए सिंप्लीफाई करके पहले ही रखा है, पता था ना मेरे को। आपको ये पता है वहां का वाई भी एक्चुअली जो बन जाएगा नीचे इसका नया मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का। पूछा तो इसका वेपर फेज है, वो कैसे सेम होगा? दोबारा नया निकालना पड़ेगा। देखते हैं, भी निकालो दोबारा, फिर बताएंगे कुछ। आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें आपने पहले पार्ट में वाई बी निकाल दिया, तो टॉल्यूइन तो निकल ही जाएगा।
आपने वेपर फेज का निकाल दिया। ये कोई एजियोट्रॉप तो है नहीं जो मैंने दे रखा है। जब इसको ठंडा करके तुम इधर ले जाओगे तो लिक्विड फेज में क्या होगा, वही जो YaYb था वो नए लिक्विड का XaX भी बन जाएगा। ठंडा करके लिक्विड बना लिया ना, अब लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कितना है, फिर से नई सॉल्यूशन तैयार हो गई जिसमें टोल्यूइन और बेंजीन का डैश डैश लगा दिया कि कहीं तुम पिछले क्वेश्चन के XaXb से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि है एक ही कॉम्प्रिहेंशन टाइप, तो मैंने डैश लगा दिया। बट इतना पढ़ने के बाद मेरे को क्यों लगाना पड़े डैश, मुझे पता है मैं यहां से YaYt निकाल YbYt निकाल के आई, वही तो इधर होंगे, Y सेम ही तो होगा XaXb। अब मेरे से पूछा है इस सॉल्यूशन में ऊपर वेपर फेज में, नहीं 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 नहीं, अच्छा हाँ, यहां का YB और YT, यहां का XB और XT बन गया। अब इधर का वेपर फेज का पूछा है और बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, मैम ने तो बताया था एजियोट्रॉप में सेम ही होते तो आंसर सेम आएगा। कहां लिखा क्वेश्चन में एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन की बात कर रही हूं।